नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात शुरू करने से पहले INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की जानिब से आप सभी को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। एक माह के रोजे रखने के बाद ईद का दिन मुसलमान जिस जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, इस पर गुज़िश्ता 2 सालों से नजर लग गई है। कोरोना वबा की वजह से कहीं लॉकडाउन है तो कहीं पर जुज़वी पाबंदियां हैं। इसीलिए कहीं मुसलमान ईद की नमाज मसाजिद और ईदगाहों में पढ़ते नजर आए तो कहीं मसाजिद और ईदगाहें बिल्कुल बंद थीं। दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज की वजह से मसाजिद और ईदगाहों में ईद की नमाजें नहीं हुई। दिल्ली की जामे मस्जिद में बाहर से किसी नमाजी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बस जो लोग वहां अंदर रहते हैं उन्हीं लोगों ने वहां ईद की नमाज अदा की। वाज़ेह है कि जामे मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकरम ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि लोग कोरोना वबा की वजह से घरों में ही ईद की नमाज अदा करें। उत्तराखंड में इंतजामिया ने ईदगाह और मसाजिद में सिर्फ 5 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी थी। लोगों ने इसके लिए वहां पर हर मस्जिद और ईदगाह में कई जमातों का एहतमाम किया, जो 5-5 के ग्रुप में बारी बारी वहां नमाज अदा कर रहे थे। उधर पंजाब से ऐसी भी तस्वीर मौसूल हुई जहां बड़ी तादाद में मुसलमान ईद की नमाज मस्जिद में अदा करते नजर आए। अमृतसर के खैरुद्दीन हॉल बाजार में वाक़ जामे मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजियों को देखा गया। कोरोना वबा के दौर में ऐसा करना बीमारी और परेशानियों को दावत देना है। मजहबी उलमा ने बार बार इसकी दरख्वास्त की है कि वबा को देखते हुए मुसलमान घरों में ही नमाज अदा करें। वहीं हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों में भी मसाजिद में सिर्फ 4 अफराद को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। इसीलिए दीगर अफराद ने अपने घरों में ही नमाज ईद उल फित्र अदा की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर जुमे के रोज़ बाशिंदगान वतन को मुबारकबाद दी और लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए खुशियां मनाने की अपील की। वज़ीर आज़म ने जुमे के रोज़ ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सब लोगों की सेहतमंदी और तंदुरुस्ती का मुतमन्नी हूँ। दुआ है कि हम सब की इज्तिमाई कोशिशों से हमें आलमी वबा पर काबू पाने में कामयाबी मिले और इंसानी बहबूद की खातिर हम मजीद इक़दामात कर सकें। ईद मुबारक। वहीं नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। अपने ट्विटर पर उर्दू में उन्होंने एक पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सभी को ईद मुबारक। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्ताम पर मनाई जाने वाली ईद रहमदिली, सखावत और उख़्वत की अलामत है। दुआ है कि ये ईद उल फित्र हम सब के लिए सुकून, सेहत व शादमानी लेकर आए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और सभी लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल की पैरवी करने और आलमी वबा के कहर से महफूज रहने की अपील की। सोनिया गांधी ने जुमे के रोज़ एक पैगाम में कहा कि भाईचारा, तहम्मुल और खैर ख्वाही का यह त्यौहार सबके लिए अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली लाए और मुल्क में फैली बीमारियों, बेचैनियों और मायूसी की फिजा ख़त्म करे। उन्होंने मजीद कहा कि सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना वायरस की वबा को मद्देनज़र रखते हुए घरों पर ईद मनाएं और इन्फेक्शन से बचने की तमाम हिदायत और प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने और दूसरों की हिफाजत करें। अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। गोवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजों की अमवात का सिलसिला जारी है। खबर के मुताबिक रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान 13 और मरीजों की मौत हो गई। इन अमवात की वजह ऑक्सीजन सप्लाई रुकने को बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 4 दिनों में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगल को 26, चारशंबे को 21, जुमेरात को 15 और आज यानी जुमे को 13 मरीजों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट की वजह से ये अमवात हुई हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी के चलते ये अमवात हुई हैं। वहीं गोवा हुकूमत ने जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। IIT के डायरेक्टर डॉक्टर BK मिश्रा की सदारत में ये कमेटी अस्पताल में ऑक्सीजन के इंतजाम के अमल की जांच करने और उसके सुधार के लिए सिफारिश करेगी। On last 4 consecutive nights. On the 10th night it was 26 people, on the 11th night it was 21 people, on the 12th night it was 15 people, and now last night it was 13 people. So 75 people have died
on 4 consecutive nights because of oxygen shortage. Basically mismanagement of oxygen supply in the Goa Medical College, which is the premier hospital in Goa. Now there is a complete collapse of governance in Goa. The High Court has invoked the Article 21 of the Constitution, which is right to life. In spite of the High Court intervention, the deaths are happening at this dark hour, and that is why people believe now that more than the government. आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में दाखिल होने वाली एम्बुलेंसेस को सरहद पर रोक देने की इत्तलात के दरमियान एक बुर्खापोश खातून का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने बीमार शोहर को हैदराबाद पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को जाने की इजाजत देते हुए हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही है। बुर्खापोश खातून अपने बीमार शोहर को लेकर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद आ रही थी कि पुलिस ने उसे रोक दिया। खातून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके शोहर की तबीयत खराब है और लम्हा लम्हा हालत बिगड़ रही है। खातून ने बताया कि हैदराबाद के हॉस्पिटल में उन्होंने बेड हासिल कर लिया है, बावजूद इसके पुलिस मुलाजिमीन उन्हें जाने से रोक रहे हैं। खातून ने ज़ारो ख़तार रोते हुए हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मेरे शोहर को बचा लो, पल्स रेट गिर रहा है, हालत बुरी है, मेरे शोहर की उम्र 30 साल है और मुझे छोटा बच्चा है, मेरे शोहर को कुछ हो गया तो कैसा। खातून ने कहा कि एम्बुलेंस को रोक दिया गया जबकि मेरे शोहर की हालत बिगड़ रही है। पुलिस वाले पैरों पर गिरने पर लाठी से मार रहे हैं। खातून ने हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की है। इस मामले का तेलंगाना हाईकोर्ट ने सख्त नोट लिया। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के उस जियो पर स्टे दे दिया जिसमें दीगर रियासतों से एम्बुलेंसेस के दाखिले पर पाबंदियां आयद की गई थी। హైదరాబాద్ జీవన్ హాస్పిటల్కి మాట్లాడుకున్నాం సార్, కానీ మాకు అక్కడ అంబులెన్స్ అలో చేయడం లేదు. మేము పంపియమనేసి లాంటి కుట్టడం దాకా వచ్చినారు సార్. ఎమర్జెన్సీ పల్స్ పడిపోతా అందరినీ కూడా పంపించలేదు సార్. నా భర్తకి ఏమైనా అయిపోతుంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నా భర్తకి ఏమైనా చేసినట్టే. నా భర్తని కాపాడండి సార్ ప్లీజ్. ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీకి వస్తే ఆక్సిజన్ పెట్టలేదు అంటున్నారు. నేనేం చేయాలి సార్? ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్. పల్స్ పడిపోతుంది, గంటకి పల్స్ పడిపోతుంది సార్. హైదరాబాద్కి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది. ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి. వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడిపోతే కూడా వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు సార్. ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్. పేషెంట్ కండిషన్ సీరియస్గా ఉంది సార్. ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి. ఎందుకు సార్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది? మా ఆయనకి 30 సంవత్సరాలు సార్. నాకు చిన్న मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कोरोना के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाले मरीजों के एम्बुलेंसेस को तेलंगाना की सरहद पर रोक देने के अमल को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने दोनों रियासतों को मशवरा दिया कि वो इस मसले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हल करें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो इस मसले पर आंध्र प्रदेश के अपने हम मनसब वायएस जगनमोहन रेड्डी से बात करें। తెలంగాణ సరిహద్దులు ఆపడం ఏదైతున్నదో ఇది మంచి సాంప్రదాయం కాదు. మిగతా రాష్ట్రాలకు వేరు, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఒక సమన్వయం ఉండాలి, సహకారం అందించుకోవాలి. ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అధినేతలు కానీ అధికారులు కానీ చర్చించుకొని సమస్య పరిష్కారం చేయాలి తప్ప రోడ్ల మీద ప్రాణాల రచయితలో పెట్టుకొని మరి ప్రాణాలు దక్కించుకోవడం కోసం మృత్యుతో పోరాడుతూ మరి ట్రీట్మెంట్ కోసం హైదరాబాద్ వస్తున్నటువంటి పేషెంట్లతో కూడినటువంటి అంబులెన్స్లను సరిహద్దుల్లో ఆపివేయడం। कोरोना के इस बहरान में एम्बुलेंसेस से लेकर हॉस्पिटल्स तक कदम कदम पर मरीजों को लूटा जा रहा है। कोरोना की वबा से मुतासिर होने वालों को हॉस्पिटल में शरीक करने पर जहां उनसे मनमानी बिल वसूल करते हुए उनका खून चूसा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब बची कुची कसर एम्बुलेंस के मालिकीन पूरी कर रहे हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक खास तौर पर अजला में एम्बुलेंसेस के मुंतजमीन ने एक सिंडिकेट बनाते हुए अपने आप किरायों में इजाफा कर लिया। अगर किसी एक की जानिब से लूट खसोट की जाती तो अलग बात थी।
इस एम्बुलेंस को छोड़कर दूसरी एम्बुलेंस की खिदमत हासिल की जा सकती थी, लेकिन यहां तो पूरे के पूरे एम्बुलेंस मालिकीन ही आपस में मिल गए हैं, जिसके नतीजे में हर जगह कीमत वही है और मरीजों और मरने वालों के रिश्तेदारों को उनके सामने मजबूर होना पड़ रहा है। साबिक में मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए 100 किलोमीटर तक फी किलोमीटर 60 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए वसूल किए जाते थे। वेंटिलेटर की सहूलत वाली एम्बुलेंस के लिए फी किलोमीटर 80 रुपए के हिसाब से 8,000 चार्ज वसूल किया जाता था और अब 100 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपए तलब किए जा रहे हैं, जबकि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सहूलत वाली एम्बुलेंस का किराया 25 से 30,000 रुपए कर दिया गया। हम यहां जिंदा मरीजों की बात कर रहे हैं। अगर किसी मुर्दे को एम्बुलेंस में मुंतकिल करना हो तो फिर किराया दुगना वसूल किया जा रहा है। लोकल में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मरीज को मुंतकिल करने के लिए 3 से 6,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मरीज को जिले में 50 किलोमीटर की दूरी के लिए कम से कम 10,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। अगर नाश को मुंतकिल किया जाना है तो 50 किलोमीटर के रास्ते के लिए 20,000 का मुतालबा किया जा रहा है। जिले सूर्यापेट के अशोक नामी नौजवान ने बताया कि उनके मामू पिछले माह 12 तारीख को कोरोना से मुतासिर हो गए थे। फंगस इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत दी। सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस न होने की वजह से खानगी एम्बुलेंस से रुजू होने की नौबत आई। उनके मुताबिक उनसे किराया 35,000 रुपए और पीपी किट्स के लिए मजीद 5,000 रुपए यानी जुमला 40,000 रुपए वसूल किए गए। अशोक ने बताया कि एम्बुलेंस वालों का सिंडिकेट है, इसीलिए सब एक ही किराया बता रहे थे। इस नौजवान ने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वह एम्बुलेंस किराए से मुतालिक रेट फिक्स करे और जरूरत से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कई अफराद इस वक्त जबकि एम्बुलेंस के मालिकीन के लिए कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हुए मरीजों को भारी रकम लेकर हॉस्पिटल्स मुंतकिल कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसा वक्त है जब आलमी वबा ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। कोरोना से मुतासिर होने वालों के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। इन हालात में मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने और कोरोना से फौत होने वालों को आखिरी रसूमात के लिए मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसों की मांग बढ़ गई है और वो मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुतासरा शख्स या खातून के बच जाने की उम्मीद में उनके रिश्तेदार इस लूट खसूट पर मुंह बंद किए खामोश बैठने पर मजबूर हैं। जहां हम इस तरह की लूट खसूट करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर्स और उनके मालिकीन की बेरहमी की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए अपनी जान दे दी। ऐसे ही एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ खान थे जिन्होंने आखिरी सांस तक मरीजों की खिदमत अंजाम दी। मोहम्मद आरिफ आखिरी सांस तक कोरोना मरीजों की खिदमत करते रहे, यहां तक कि उन्होंने अपने फर्ज की अदायगी के लिए अपने घर भी जाना छोड़ दिया था। तबीयत खराब होने से एक दिन पहले वो हॉस्पिटल से कोरोना मरीज की लाश लेकर आए थे। इसके दूसरे ही दिन उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें हिंदूराव हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां उसके दूसरे ही दिन 10 अक्टूबर को उनका इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि कोरोना मरीजों की खिदमत के लिए उन्होंने अपने घर भी जाना छोड़ दिया था। हालांकि इस दौरान कभी कभार वो अपने घर जाते तो घर के बाहर से ही अपने अरकान खानदान की खैरियत दरियाफ्त करके वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाया करते थे। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को जब आरिफ की इस बेलौस खिदमत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने माली इमदाद के तौर पर फौरी ज़रूरियात के लिए मोहम्मद आरिफ की बेवा को 2 लाख रुपए का चेक रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने एक ताज़ियती मकतूब भी रवाना किया। मकतूब में मुतवफ़ी की कोरोना मरीजों की तय बेलौस खिदमत के लिए उनकी सताइश की गई। आरिफ गुज़िश्ता 3 दहाइयों से दिल्ली के शहीद भगत सिंह सेवा दल से बतौर ड्राइवर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब अगर लूट खसोट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली ने ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंसेस के रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं और मुकर्ररा कीमत से ज्यादा रकम वसूल करने वालों को कार्रवाई की वार्निंग दी है। मरीजों की ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस यानी पीटीए की फीस 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए मुकर्रर की गई और उससे ज्यादा फासला तय करने की सूरत में ड्राइवर 100 रुपए फी किलोमीटर ही वसूल कर सकता है। इसी तरह बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यानी बीएलएस की फीस 10 किलोमीटर तक 2000 रुपए मुकर्रर की गई और उसके बाद 100 रुपए फी किलोमीटर फीस वसूल की जा सकेगी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए जिसमें डॉक्टर की फीस भी शामिल है, उसका किराया 10 किलोमीटर तक 4000 रुपए मुकर्रर किया गया और उसके बाद फी किलोमीटर 100 रुपए फीस मुकर्रर की गई।
खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी फीस वसूल करने पर ड्राइवर का लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दिया जाएगा और गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में कोरोना मुतासिरा खातून के साथ हैवानियत हुई और उसने अगले ही दिन दम तोड़ दिया। इस वाक़े को 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अहले खाना को खातून के साथ हुई ज्यादती की जानकारी नहीं दी गई। इसके सबब पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। मामला भोपाल के गैस मुतासिरीन के लिए बनाए गए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का है। इस अस्पताल में पुराना भोपाल के काजी कैंप में रहने वाली 43 साला खातून को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। खातून के साथ गुज़िश्ता 6 अप्रैल को अस्पताल के वार्ड बॉय ने अस्मत दरी की। इसके बाद खातून की तबीयत मजीद बिगड़ी और उसने अगले दिन दम तोड़ दिया। अस्मत दरी वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के मेल वार्ड बॉय संतोष 6 अप्रैल की सुबह 4 बजे खातून के कमरे में पहुंचा और उससे कहा कि मेडिकल चेकअप करना है। इससे पहले खातून के जिस्म से छेड़छाड़ की, जांच के नाम पर बाथरूम में ले गया और उसके साथ फहश हरकतें की। इसके बाद खातून की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। ये मामला तब सामने आया जब भोपाल गैस मुतासिरीन की लड़ाई लड़ने वाले इदारों ने आवाज उठाई। उन्होंने भोपाल गैस मुतासिरीन के इलाज के लिए बनाई गई कमेटी के चेयरमैन जस्टिस वी.के. अग्रवाल को खत लिखा। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढिंगरा का कहना है कि गैस मुतासिरीन के लिए बने इदारों ने इस शर्मनाक वाक़े के ताल्लुक से 12 मई को खत लिखकर और सबूत भी दिए। साथ ही मुतालबा किया कि इस वाक़े की जांच हो। रचना ढिंगरा ने आगे कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट के सामने भी लाया जाए। इसके अलावा खत में BMHRC के कोविड वार्ड की खामियों के बारे में लिखा है। अभी तक BMHRC के मैनेजमेंट ने सिर्फ इस वाक़े को दबाने का काम किया है। कोविड वार्ड के जो हालात हैं, इससे तो ये साफ है कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में अस्पताल में दाखिल कोरोना मुतासिरा मरीजा के साथ अस्मत दरी और छेड़छाड़ का वाक़या बेहद शर्मनाक, बड़ा ही शर्मनाक कि मुतासिरा खातून की मौत हो गई और कार्रवाई की जगह अस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाए रखा। गुजरात में कोरोना के नए मामले और अमवात के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर जैसे जिलों में हालात ऐसे हैं कि मॉर्चरीज में लाइन लग रही है। इसके बावजूद हुकूमत कोरोना से मरने वालों के सही आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेथ सर्टिफिकेट के डेटा खंगाले तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसमें पता चला कि रियासत के 33 जिलों और 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस सिर्फ 71 दिन में ही 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की तादाद सिर्फ 4,218 ही बताई गई है। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ 71 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत कैसे हो गई। डेथ सर्टिफिकेट्स के मुताबिक इस साल मार्च में ही रियासत में 26,026, अप्रैल में 57,796 और मई के शुरुआती 10 दिनों में 40,051 अमवात हुई। अब इन आंकड़ों के मुकाबले अगर कंपैरिजन आप 2020 से करें तो मार्च 2020 में 23,352, अप्रैल 2020 में 21,591 और मई 2020 में 13,125 अमवात दर्ज की गई। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के 71 दिनों में ही मरने वालों का आंकड़ा दुगना हो चुका है। डॉक्टर्स और मरीजों के अफराद खानदान से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई 2021 के 71 दिनों में जो मौतें हुई हैं उनमें से 80% मरीज कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से भी मुतासिर थे। रियासत में सबसे ज्यादा 38% मौतें हाइपरटेंशन के मरीजों की हुई। वहीं 28% कोरोना मरीजों को डायबिटीज, किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियां थी। कोरोना इन्फेक्शन के बाद जान गंवाने वालों में 14% वो लोग थे जिन्हें दूसरी छोटी बीमारियां थी। रियासत के अलग अलग अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना से मरने वालों में 4% वो मरीज भी थे जो कोरोना से तो रिकवर हो चुके थे, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के चलते हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ऐसे मरने वालों की तादाद 3,500 से 4,000 के बीच होने का अंदाजा लगाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक लंबे वक्त तक इलाज कराने के चलते कई मरीजों को ब्लड क्लॉटिंग के मसले हुए थे।
दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7,51,488 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई और 13,843 की मौत भी हुई। सबसे ज्यादा मामले अब भी हिंदुस्तान में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहां बीते 24 घंटों में 3,62,000 नए केसेस आए और 4,126 लोगों की मौत हुई। हिंदुस्तान के बाद ब्राजील में 76,638 नए केसेस आए और 2,545 अफराद की मौत हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 33,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 करोड़ 98 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 88 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,05,000 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद कम हो रही है। बीते 24 घंटों में मुल्क में 3,42,896 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई, जबकि 3,44,570 ठीक हो गए और 3,997 मरीजों की मौत हो गई। इस महीने ऐसा तीसरी बार हुआ जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए हैं। इससे 4 दिन पहले 10 मई को 3,29,000 केसेस आए थे और 3,55,000 मुतासरीन ठीक हो गए थे। अगले ही दिन 11 मई को 3,48,000 नए मरीजों के मुकाबले 3,55,000 मुतासिर रिकवर हो गए थे। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 9 मई को 37,41,000 थी, जो अब घटकर 37 लाख हो गई है। जुमेरात को इसमें 5,753 की कमी आई है। मुल्क में ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसों और अमवात में कमी का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के 4,305 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 29 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 5,20,709 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 54,832 नमूनों का टेस्ट किया गया। रियासत भर में हलाकतों की तादाद 2,896 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से हो रहे नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए जुमे को कहा कि हिंदुस्तान इसके खिलाफ हिम्मत नहीं हारेगा, लड़ेगा और जीतेगा। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसानों को 8वीं किस्त जारी करने के बाद अपने खिताब में कहा कि 100 साल बाद शदीद वबा आई है जो हमारा इम्तिहान ले रही है। ये नादीदा दुश्मन और मुतादिद शक्ल वाला भी है। बहुत से लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया है। गुज़िश्ता कुछ वक्त से लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और साइंसदान कोविड चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। वसाइल के तातुल को दूर किया जा रहा है। फौज के तमाम हिस्से पूरी कुव्वत से लगे हैं और कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट कायम किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दूर दराज के इलाकों से ऑक्सीजन रेल चलाई जा रही है। साथियों, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे, वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा,
सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात। कांग्रेस ने कहा है कि दुनिया से मिलने वाले तजुर्बे से वाज़ेह हो गया है कि कोरोना वबा से जीत टीकाकारी से ही मिल सकती है, लिहाजा हुकूमत को टीका पॉलिसी में असलाह करके वैक्सीन की खरीदारी का सेंट्रलाइजेशन और तकसीम का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हुकूमत की टीकाकारी की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की वैक्सीन पॉलिसी मसले को मजीद बिगाड़ रही है और इस पॉलिसी को मुल्क झेल नहीं सकता। उन्होंने इस पॉलिसी में तब्दीली का मशवरा देते हुए कहा कि वैक्सीन की खरीदारी मरकज को करनी चाहिए और तकसीम की जिम्मेदारी रियासतों को दी जानी चाहिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुल्क को एक और वैक्सीन मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मुल्क में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आज से डिलीवरी शुरू कर दी है। फिलहाल हैदराबाद में वैक्सीन पायलट प्रोजेक्ट के तहत महदूद क्वांटिटी या महदूद तबके के लिए मुहैया करवाई जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत 995 रुपये 40 पैसे यानी करीब 996 रुपये तय की है। डॉक्टर रेड्डीज ने कहा कि वो अभी 948 रुपये फी डोज के रेट से वैक्सीन इंपोर्ट कर रही है। इस पर 5% की रेट से जीएसटी वसूला जा रहा है। इसके बाद वैक्सीन की कीमत 995 रुपये 40 पैसे फी डोज हो जाती है। जुमे के रोज हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में कस्टम फार्मा सर्विसेज के ग्लोबल हेड दीपक सुप्रा को स्पुतनिक वी की पहली डोज लगाई गई। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड आरडीआईएफ की हिंदुस्तानी पार्टनर है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का हिंदुस्तान में प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लैब ही करेगी। अभी होना अभी होना हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से नबरद आजमा है। इस मुल्क की आवाम पर लगातार दोहरी मार पड़ रही है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 30 पैसे बढ़कर 95 रुपये 97 पैसे 95 रुपीज़ 97 पैसा फी लीटर और डीजल की कीमत 37 पैसे बढ़कर 90 रुपये 43 पैसे 90 रुपीज़ 43 पैसा फी लीटर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में जुमे के रोज कैदियों के बीच गोली चल गई। इसमें वेस्ट यूपी के गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के करीबी साथी मेराज और मुकीम काला को गोली मारकर हलाक कर दिया। मेराज बनारस जेल से भेजा गया था जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल से लाया गया था। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अंशु दीक्षित को सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन वो लगातार फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशु भी मारा गया। एक बंदी द्वारा अपने 6 बंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद इसराइल ने अपनी फौजी ताकत के नशे में तमाम इंसानी अक़दार को रौंदते हुए ईद के दिन नमाजियों पर बमबारी की और अब तक हुई बमबारी में 103 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 580 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 27 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। खबर है कि इसराइल ने गाज़ा की सरहद पर फौज भेजना शुरू कर दिया है और ख़बरदार किया है कि वह ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे इसराइल मुमकिना फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अगरचे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में इस उम्मीद का इजहार किया था कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी कशीदगी में जल्द कमी आएगी, ताहम चारशंबे की रात को शदीद बमबारी के बाद जुमेरात को गाज़ा की सरहद पर इसराइली फौज जमा होना शुरू हो गई है। उधर अमेरिका ने कौमी सलामती में इस तनाज़े पर बहस को ब्लॉक कर दिया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।